वेलकम टू गाइडली। गाइडली की कॉन्सेप्चुअल सीरीज जो कि चलती आ रही है आप लोगों के लिए। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये वो टॉपिक्स हैं जो बड़े ही कंफ्यूजिंग लगते हैं आपको और बार बार इनको गो थ्रू आपको करना पड़ता है। चाहे आप जेएबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे सीएबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों के अंदर ही ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इन दोनों में कन्फ्यूजन क्या होती है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं। जैसे कि आपको पता है, आप कहीं भी सेशन देखने जाते हैं, आपके सामने एक ये टेबल रख दी जाती है और समझा दिया जाता है। नहीं, हमें सबसे पहले समझना होगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि सिर्फ उसी टेबल से समझते आ रहे हो आप लोग, इसीलिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ रही है। और आई होप आप अगर ढंग से सुनेंगे इस वीडियो को तो इसके बाद आपको कभी लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में कन्फ्यूजन नहीं होगी, दोबारा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है लेटर ऑफ क्रेडिट का? लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफर्स अ कॉम्प्रोमाइज अ गारंटी टू द सेलर। सेलर को एक तरीके की गारंटी देता है कि दैट दे विल बी पेड बिफोर लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर गुड्स। जब वो अपना कंट्रोल लूज करेंगे गुड्स के ऊपर से, ठीक है, उससे पहले उन्हें गारंटी मिल जाती है कि भाई वो पे किए जाएंगे, उन्हें पैसा मिलेगा उनके गुड्स का। और बायर जो है, ठीक है, और बायर को क्या सुविधा मिलती है लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू कि उसकी पेमेंट तब तक नहीं की जाएगी जब तक वो गुड्स को रिसीव नहीं कर लेता, या जब तक उसे ये तसल्ली नहीं मिल जाती रिटर्न के अंदर कि उसके गुड्स जो हैं वो मिलेंगे उसे और वहाँ से शिप हो चुके हैं, चल पड़े हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेलर के लिए भी विन विन सिचुएशन है, बायर के लिए भी विन विन सिचुएशन है, बीच में जो दो बैंक होते हैं उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है। क्या कि इन दोनों को एक कमीशन पे होता है बायर सेलर की तरफ से। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि एलसी जो होता है, ठीक है, वो ओपन किया जाता है बायर के द्वारा। ठीक है, दिस हैज़, अब वो भी डिस्कस करेंगे हम कि क्या होता है ओपनिंग जो क्लोजिंग है। दिस हैज़ अलाउड फॉर वट वॉज वंस इम्पॉसिबल द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड विद पार्टनर्स विदाउट फुल नॉलेज ऑफ देयर एबिलिटी टू डिलीवर और पे। जब इस चीज़ ने किसको इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है कि वो अपॉर्चुनिटी कि दो लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी है वो एक दूसरे के लिए अब ट्रेड कर सकते हैं, हालांकि वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बीच में जो दो पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी हैं इन दोनों के साथ, ठीक है, वो ये श्योरिटी देती है इनको कि हाँ आप लोग पे किए जाएंगे और आपको गुड्स मिल जाएंगे। पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर? एन एलसी फॉर्म्स अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल ब्रिज। एक तरीके से फाइनेंशियल ब्रिज का काम करता है कौन? एलसी। टू फैसिलिटेट अ ट्रांजेक्शन एडिंग ट्रस्टेड बैंक्स। ट्रस्टेड बैंक्स जो हैं वो या ट्रस्टेड ग्लोबल प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है ये किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में। ठीक है, जिनकी डिमांड्स जो है कॉन्फ्लिक्ट अगर कर रही हो तो। द प्रोसेस स्टार्ट्स विद बायर। बायर क्या करता है? उसे अप्लाई करना होगा एलसी के लिए कि भाई मैं मेरा जो सामान है कुछ मंगवा रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट उसको पेमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो पैसे जो गुड्स हैं वो मुझे डिलीवर किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। ठीक है, मैं उसे नहीं जानता, इसलिए आप मेरे लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर दीजिए। ठीक है, मैं अप्लाई करता हूँ एलसी के लिए उनके बिहाफ पे। ठीक है, और इसमें वो कंडीशन लिखेगा, ठीक है, जो सेलर ने कहा होगा और बायर ने जो अपने तरीके से सोची होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मिलके एक एलसी तैयार हो जाता है। अब बात आती है कि रोल क्या क्या है। रोल की अगर हम डिस्कशन करें, रोल टर्म्स में क्या है? देयर बैंक्स, किसका बैंक? जो बायर है उनका। नॉन एज इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक मतलब जो इशू करता है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करता है उसे बोलते हैं इशूइंग बैंक। विल अप्रूव द रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन बायर्स क्रेडिट रिस्क, कि उसके ऊपर देखेगा जो बैंक है, इश्योर बैंक है, कि मुझे कितनी रिस्क है अगर इसने पेमेंट नहीं की तो, या मैं क्या इससे कुछ गिरवी रखवाऊँ किसी तरीके से। कोई मान लीजिए 100% कोलेटरल लिक्विड रखवा ली जाती है, कई बार एफडी रखवा ली जाती है, अगर आपने बैंक गारंटी वगैरह का कॉन्सेप्ट कभी काम किया हो तो। ठीक है, तो कोई चीज़ अपने क्रेडिट रिस्क को एनालाइज करके बायर के ऊपर, ठीक है, इशूइंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है सेलर को। ठीक है, इशू द क्रेडिट टू सेलर थ्रू देयर बैंक ऑफ चॉइस। जो सेलर की चॉइस होगी बैंक की, उसके थ्रू वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है। अनलाइक द इशूइंग बैंक, रोल ऑफ सेलर्स बैंक कैन चेंज। अब इशूइंग बैंक तो एक ही होगा, इसमें कौन जो टर्म होगी वो इशूइंग बैंक बायर की तरफ से सिर्फ इशूइंग बैंक होगी, लेकिन सेलर अगर मान लीजिए कि उस बैंक को नहीं जानता जिसके थ्रू इशू करवाया जा रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, तो उसे लगेगा कि क्या पता कुछ मिली भगत हो,
बायर की और इशूइंग बैंक की कि हाँ इसको उलझा लिया जाए, गुड्स मंगवा ली जाए, पेमेंट करें ना, तो वो क्या करता है अलग अलग तरीके से वो कंफर्म करवा सकता है, नॉमिनेट करता है किसी बैंक को, ठीक है, या एडवाइस अगर चाहता है, ठीक है, तो एडवाइस अगर चाहता है तो वो एडवाइजिंग बैंक के पास जाता है, उस बैंक को एडवाइजिंग बैंक बोला जाता है। कई बार क्या होता है कि कन्फर्मिंग बैंक और एडवाइजिंग बैंक सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेलर के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपनी फीस पे किए जाएगा और चीज़ों के सुविधा लिए जाएगा कि मुझे एडवाइस भी कर दीजिए, कंफर्म भी कर दीजिए लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, ठीक है, इस तरीके से। दे मे सिंपली एडवाइज द सेलर ऑन टर्म्स ऑफ एलसी, अगर सिंपली एडवाइस कर रहे हैं तो वो एडवाइजिंग बैंक होगा। नेगोशिएट द एलसी ऑन बिहाफ ऑफ इशूइंग बैंक और एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम इशूइंग बैंक, नेगोशिएट अगर करना है कि इस तरीके की कंडीशंस होनी चाहिए, ये पेमेंट टर्म्स रहने वाली हैं, तो वो नॉमिनेटिंग बैंक कहलाएगा सेलर की तरफ से। और इवन प्रोवाइड देयर गारंटी ऑफ पेमेंट टू द सेलर, और अगर वो चाहता है कि मुझे तो मेरी तरफ से मैं एक ऐसा बैंक चुनूं जो उस बैंक को जानता हो और वो मुझे गारंटी दे कि ये पेमेंट हो जाएगी, तो इसे बोला जाता है कन्फर्मिंग बैंक, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आप कुछ एमसीक्यूज करेंगे आपको समझ में आता जाएगा, लेकिन पहले टर्म्स जाननी जरूरी है। डीलिंग विद पेपर, अब देखिए हमने 6 मिनट इसमें यूज़ कर लिए हैं और अभी तक हम उस टेबल पे नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं टेबल पे आऊं तो आपकी चीज़ें सारी क्लियर हों उसके सामने, ठीक है। 2 मिनट एक्स्ट्रा ज़रूर लग जाएंगे इस वीडियो में आपको, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको कभी भी मिनट नहीं लगाने पड़ेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हाउएवर इज़ द डॉक्यूमेंटेशन। क्यों? क्योंकि एलसी के अंदर बैंक्स जो है गुड्स के अंदर डील नहीं करता, बल्कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर डील करता है। जो टर्म्स होती हैं बायर सेलर की, उन टर्म्स के ऊपर काम करता है जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखी होती है, ठीक है। क्या क्या क्लोजेस डले हुए हैं उनके ऊपर काम करता है। गुड्स की क्वालिटी की जिम्मेवारी बैंक की नहीं होती कि कहीं कहा जाए बायर के द्वारा कि मुझे इस तरीके की जो क्वालिटी वो ख़राब मिली है, ये वाले उसके स्पेशल केसेस हैं, वो सर्टिफिकेट्स वगैरह जो हैं वो सारे सेलर के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे अगर बायर और सेलर के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि भाई इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हम देंगे, ठीक है। तो बायर ऑब्वियसली चाहेगा कि मुझे जो इनवॉइस है वो मिले, पैकिंग की लिस्ट मिले, ठीक है, कस्टम्स का क्लियरेंस मिले कि कोई उसमें हथियार वगैरह कुछ नहीं भेजे जा रहे हो, ठीक है, अगर नहीं मंगवाए हैं तो। दिस डॉक्यूमेंट सेट कैन बी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड एज बायर सीज फिट्स, जैसे अगर बायर को लगता है ठीक है कि मुझे सिंपली बस ये टर्म्स चाहिए तो वो भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है कि सारी कंडीशंस उसके अंदर आ रही हो। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कस्टम्स क्लियरेंस के लिए ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, शिपमेंट के कंफर्मेशन हो सकते हैं, टाइटल ट्रांसफ़र का भी हो सकता है कि भाई वहाँ पहुँचने के बाद इसका मालिक वो बायर बन जाएगा, इस तरीके के। लेकिन दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, मैनी मोर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एलसी, यानी कि इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पानी के थ्रू अगर जा रहा है तो किस तरीके की जो सर्टिफिकेट्स हैं, क्वालिटी सर्वेयर के सर्टिफिकेट्स, इस तरीके के करके 30 से 35 पेजेस कम से कम एक नॉर्मल जो एलसी है उसके अंदर हो जाते हैं। स्टैक ऑफ पेपर विद वेल ओवर 30 पेजेस दैट नीड टू बी मैनुअली चेक्ड लाइन बाय लाइन। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी लाइन में थोड़ी सी भी इधर उधर किया गया है, ठीक है, तो वो एलसी की जो कंडीशंस चेंज हो जाती है, ठीक है, अगेंस्ट ऑल द टर्म्स ऑफ एलसी, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए ही वो बीच में रखते हैं बैंक्स को, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं बैंक्स के अंदर वो इन चीज़ों के लिए बता देते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे ये दिक्कत आपको आ सकती है। इट इज सेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेजेंट दीज डॉक्यूमेंट्स टू द इशूइंग बैंक थ्रू देयर लोकल बैंक और कोरियर बैंक। क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स जो बायर ने मांगे हैं कि मुझे इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए हैं, शिपमेंट के कंफर्मिंग जो डॉक्यूमेंट हैं वो, ट्रांसपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो, कस्टम क्लियरेंस है वो, किसकी जिम्मेवारी होती है? सेलर की जिम्मेवारी होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स वो इशूइंग बैंक जो बायर वाला है उस तक पहुंचाए, चाहे अपने लोकल बैंक के थ्रू पहुंचाए चाहे कोरियर बैंक के थ्रू पहुंचाए, ठीक है। एक कंफर्मेशन इशूइंग बैंक के पास होनी चाहिए। आफ्टर बीइंग राउटेड फ्रॉम सेलर टू देयर बैंक द डॉक्यूमेंट्स विल बी चेक्ड इफ रिक्वेस्टेड बाय सेलर। अगर सेलर चाहता है कि इशूइंग बैंक को भेजने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लिए जाए ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आ जाए बाद में, या अगर वो चाहता है कि मैंने देख लिया है आप सिर्फ भेज दीजिए, तो कोरियर कर दिया जाता है इशूइंग बैंक को, ठीक है। आज की डेट में तो इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज दिए जाते हैं, वेयर द डॉक्यूमेंट्स विल बी चेक्ड परहैप्स फॉर द सेकेंड टाइम, दोबारा चेक किए जाएंगे, चाहे इशूइंग बैंक से पहले सेलर के जो कंफर्मिंग बैंक है या एडवाइजिंग बैंक है उसने चेक कर लिया हो। क्यों? क्योंकि इशूइंग बैंक जो है वो गारंटी ले रहा है बायर के लिए, ठीक है। इफ़ द डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लाई कर रहे हैं जो कंडीशंस बायर ने मांगी थी तो बैंक अप्रूव कर देगा और देयर ऑब्लिगेशन टू पे अंडर टर्म्स ऑफ एलसी विल नाउ बी इन इफेक्ट। अब अगर वो अप्रूव कर देता है तो पेमेंट
जो सेलर को है वो मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो सारी फॉलो हो रही है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम कि ये पाथ क्या रहता है, जो मैंने आपको बोल के बताया उसका पाथ क्या रहता है। सबसे पहले क्या होता है, दोनों के बीच में एक जो है सेल का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कि मैं ये चीज़ें आपसे मंगवा रहा हूँ और सेलर कहता है कि ठीक है मैं ये चीज़ें आपको डिलीवर करूँगा इतने रुपए के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि सेलर और बायर एक दूसरे को जानते नहीं है, दोनों के पास रिस्क है। बायर सोचता है कि क्या पता गुड्स ना मिले मुझे जब मैं पैसे दे दूं, सेलर सोचता है कि क्या पता गुड्स ले ले और पैसे ना मिले, इसलिए वो कहता है कि आप मुझे एक एलसी प्रोवाइड करवाइए, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। फिर बायर अप्लाई करता है। दूसरा स्टेप ये होता है अपने एक इशूइंग बैंक के पास। ठीक है, वो कोई भी बैंक हो सकता है, इशूइंग बैंक बायर की पसंद का। ठीक है, अब वो पसंद अगर इसे सेलर को आई है, ठीक है, फिर तो ठीक है, नहीं तो वो किसी भी बैंक को नॉमिनेट कर सकता है या एडवाइजिंग के लिए बात कर सकता है, कंफर्म करने के लिए बात कर सकता है, या दोनों काम करवा सकता है सिंगल बैंक से। तो वो जो काम करवा रहा है उस तरीके से उसकी टर्म्स जो है रोल की चेंज होती जाती है। फिर क्या होता है कि इन्होंने एलसी इशू कर दिया एडवाइजिंग बैंक को, जो कि सेलर का बैंक है। ठीक है, तो जो एलसी इशू किया गया है वो एडवाइज करता है एलसी सेलर को, जो एडवाइजिंग बैंक है उसका। ठीक है, चेक करके कि ये कंडीशंस हैं, ये आपको अगर ठीक लगती है तो बताइए। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट्स बायर ने मांगे हैं। फिर क्या करता है, जो सेलर है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाता है एडवाइजिंग बैंक को, और वो एडवाइजिंग बैंक बाद में ये नॉमिनेटेड जो बैंक है, जो ये नॉमिनेटेड बैंक है, वो इशूइंग बैंक को ये डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, और जैसे ही ये बैंक इशूइंग बैंक सातवें स्टेप में कंफर्म करता है, ठीक है, इशूइंग बैंक मेक्स अरेंजमेंट टू पे। अब ये पेमेंट जो है वो डिपेंड करती है बायर और सेलर के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, कि हाथों हाथ होनी है। अगर ऑन साइट एलसी है कि देखते ही जो पेमेंट होनी चाहिए जैसे ही एलसी कंफर्म होता है तो वो अलग चीज़ है, वरना 1 साल तक का भी टाइम होता है। अब देखिए, क्योंकि हमने ऊपर वाले जो स्लाइड से उसके ऊपर टाइम लगा लिया तो ये समझने में दिक्कत नहीं आई। और क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स जैसे ही बायर के पास पहुंच जाते हैं, वो जो है वो सारे जो गुड्स हैं उनका ओनर बन जाता है, टाइटल उसके पास चला जाता है, पेमेंट सेलर को मिल जाती है। ये भी खुश, कमीशन लेके ये भी खुश और ये भी खुश। ठीक है, तो ये रहता है लेटर ऑफ क्रेडिट का प्रोसेस। अब टाइप्स ऑफ एलसी आपको जानने जरूरी हैं कि कुछ टाइप्स ऑफ एलसी जो इंपॉर्टेंट है। रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवोकेबल में क्या होता है कि जो इशूइंग बैंक है या जो बायर है वो विदाउट एनी नोटिस उसको मॉडिफाई या रिवोक कर सकता है। इसका मतलब सेलर के ऊपर हमेशा रिस्क रहेगी कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या पता बाद में चेंज कर दी जाए, इसीलिए ये ना ही यूज़ करने के बराबर है। ठीक है, कम से कम यूज़ होने वाला लेटर ऑफ क्रेडिट है रिवोकेबल। इरिवोकेबल जो है मोस्टली यूज़ किया जाता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन पहले जो डिसाइड हो चुकी है वही रहेंगी, विदाउट कंसेंट ऑफ इशूइंग बैंक, बेनिफिशियरी और कंफर्मिंग बैंक, इनके कंफर्मेशन के बिना ये रिवोक नहीं किया जा सकता या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, जब कोई बैंक इस एलसी के अंदर अपनी गारंटी दे देता है कि हाँ ठीक है मैं इसमें पे करूँगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी, तो वो बोला जाता है कंफर्म्ड। अनकन्फर्म्ड, जहाँ पे कोई किसी तरीके की बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटी नहीं देता, वो बायर और सेलर के ऊपर ही रिस्क रखते हैं, तो उसे बोला जाता है अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। अभी मैंने बोला एलसी एट साइड कि जैसे ही कंफर्म हो जाता है एलसी वो पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन आती है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि जब कोई बायर और सेलर के बीच में बार बार जो गुड्स का जो सेलिंग बाइंग हो रही होती है, तो एक रिवॉल्विंग एलसी इशू कर दिया जाता है कि अब आपको बार बार अलग से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट है वो रिन्यू होता जाएगा। फिर आता है रेड क्लोज एलसी। रेड क्लोज एलसी में क्या होता है कि अगर एडवांस में सेलर कुछ पेमेंट्स चाहता है क्योंकि ऑर्डर बड़ा है, ठीक है, तो उसे कुछ जो रॉ मटेरियल या कुछ भी खरीदना है, ठीक है, तो उसके लिए अगर वो पेमेंट्स चाहता है तो वो रेड क्लोज एलसी बोला जाता है। ठीक है, पार्टली पे किया जाता है। तो ये जो पेमेंट होती है ये 20 से 25% होती है। ठीक है, लेकिन ग्रीन क्लोज एलसी के अंदर अगर वो ग्रीन क्लोज एलसी है तो रेड क्लोज एलसी के का ही अनदर टाइप है ये ग्रीन क्लोज एलसी। इसमें क्या होता है, ग्रीन क्लोज एलसी एक्सटेंड्स ऑफरिंग ऑफ रेड क्लोज एलसी विद एडिशनल बेनिफिट्स लाइक कवरेज ऑफ इंश्योरेंस कॉस्ट, प्री शिपमेंट वेयर हाउसिंग कॉस्ट, जो वेयर हाउसिंग जो जगह जहाँ पे वो सामान गुड्स रखे जाएंगे उसका जो
एडवांस पेमेंट्स अगर चाहता है सेलर, ठीक है, इंश्योरेंस की कॉस्ट के लिए अगर वो चाहता है तो वो ग्रीन क्लोज एलसी होगा जिसमें उसको एक्स्ट्रा पेमेंट की जाएगी। और अगर हम बात करें कि कितनी पेमेंट होती है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट है, तो 70 to 80% होती है ग्रीन क्लोज एलसी के अंदर। जब कोई विश्वास दोनों के बीच में पूरा बना होता है तो ग्रीन क्लोज एलसी होता है, लेकिन अगर कम विश्वास हो तो रेड क्लोज एलसी इशू किया जाता है, जिसमें 20 से 25% ही पहले पे किया जाता है। यानी 100 करोड़ रुपए की अगर कोई एलसी है, कोई डील है, तो उसमें 25 करोड़ पहले पे किए जाएंगे, ठीक है। और अगर ग्रीन क्लोज है तो 70 to 80 करोड़ पहले पे किए जाएंगे। जी हाँ, ये करोड़ के अंदर ही होगा क्योंकि 2000-20,000 रुपये की ये डील नहीं हो रही होती है क्रॉस बॉर्डर में, ठीक है। तो और इस कॉन्सेप्ट को आपने जैसे जान लिया वैसे ही आपको हम हैंड होल्डिंग रखेंगे ताकि जब तक आपका CIIB का रिजल्ट नहीं आ जाता, चाहे आप JIB की प्रिपेयर कर रहे हो चाहे CIIB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। चैप्टर वाइज MCQ सेशंस आपके लिए लाए जाएंगे, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट सेशंस आपके लिए लेके आए जाएंगे, मॉड्यूल्स आपके पूरे कवर करवाए जाएंगे, ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसे कि NRO NRE अकाउंट्स के लिए प्रोवाइड करवाई गई है, इस जो लेटर ऑफ क्रेडिट आपको समझाया गया है वैसे ही कॉन्सेप्ट्स आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। MCQs आपके लिए आने वाले हैं, मॉड्यूल वाइज MCQs, तो बने रहिएगा गाइडली के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम सुधार कर सकें आप लोगों के लिए। कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।